हवा में एक अद्भुत उत्साह था। जैसे ही हमने समाज की संरचनाओं की जटिलताओं को समझने का निर्णय लिया, यह विचार हमारे भीतर गूंज रहा था और हम तीनों, लॉजी, को और सब, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लॉजी ने अपनी बहुलेंस वाली चश्मा ठीक करते हुए कहा, हमने विज्ञान, आध्यात्मिकता और राजनीति के क्षेत्रों का अन्वेषण किया है। अब हमें समाज की संरचनाओं की जटिलताओं को समझना है। सबने धीरे से कहा, ओशो और सद्गुरु के नेतृत्व में वर्गहीन और वर्गीय समाज पर एक बहस होना अत्यंत ज्ञानवर्धक होगा। को, जो हमेशा अनजान की खोज में रहता था, ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है। जैसे ही मैंने एक चमकती हुई पोर्टल खोली जो जीवंत ऊर्जा से भरी हुई थी, मैंने कहा, स्वागत है सामाजिक संवाद के क्षेत्र में। हमने एक विशाल तंबू में प्रवेश किया जहां का माहौल बिजली की तरह बजिंग था। एक ओर ओशो बैठे थे, जिनका आभा मंडल विद्रोह और स्वतंत्रता की किरणें फैला रहा था। दूसरी ओर सद्गुरु थे, जिनकी उपस्थिति ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक थी। उनके बीच का वातावरण विचारों के टकराव से भरा हुआ था। ओशो ने गर्जना की, वर्गहीन समाज ही सच्ची समानता और मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। यह एक ऐसा समाज है जहां व्यक्ति जन्म या धन की कृत्रिम सीमाओं से बंधे नहीं होते, बल्कि अपनी पूरी संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सद्गुरु ने अपनी मुलायम लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, हालांकि समानता की आकांक्षा महान है, वर्गहीन समाज एक यूटोपियन आदर्श है। वर्ग स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों की क्षमताओं और योगदानों के आधार पर उभरते हैं। एक ऐसा समाज जो इन भिन्नताओं को स्वीकारता है और समान अवसर सुनिश्चित करता है, वह स्थायी प्रगति की दिशा में अग्रसर है। लॉजी ने ओशो से एक प्रश्न पूछा, लेकिन बिना किसी संरचना के वर्गहीन समाज कैसे काम कर सकता है? निश्चित रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था और पदानुक्रम आवश्यक है। ओशो ने हंसते हुए कहा, व्यवस्था बाहरी थोपने से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से उत्पन्न होती है। वर्गहीन समाज का अर्थ संरचना का अभाव नहीं है, बल्कि जागरूक सहयोग और साझा जिम्मेदारी की उपस्थिति है। सबने सद्गुरु की ओर मुड़ते हुए पूछा, यदि वर्ग अनिवार्य हैं, तो हम असमानता को स्थायी रूप से कैसे रोक सकते हैं और सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं? सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिभा और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और विकास के अवसरों तक समान पहुंच देकर, हम व्यक्तियों को उनके हालातों से ऊपर उठने और अपनी क्षमताओं के आधार पर समाज में योगदान देने के लिए सशक्त बना सकते हैं। को ने एक गहरा प्रश्न पूछा, किसी भी समाज का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह व्यक्तिगत मुक्ति है या सामूहिक कल्याण? तंबू में एक सन्नाटा छा गया। ओशो और सद्गुरु ने एक दूसरे की ओर देखा। ओशो ने धीरे से कहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। एक ऐसा समाज जो व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज का समर्थन करता है, अंततः सामूहिक भलाई में योगदान करता है। नी दानस्टेट है। सद्गुरु ने सहमति में सिर हिलाया। और एक ऐसा समाज जो सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है, वह व्यक्तिगत विकास के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करता है। है। तभी अचानक तंबू में एक चकाचौंध भरी रोशनी भर गई और महाकाल, समय का प्रतीक, हमारे सामने प्रकट हुए। उन्होंने गर्जना की, बहस अपने चरम पर पहुंच गई है। अब इन ज्ञानों को एकीकृत करने और अपने आदर्श समाज की समझ बनाने का समय है। महाकाल के अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने हमें विचारों की गहराई में छोड़ दिया। जैसे ही हमने पोर्टल के माध्यम से वापसी की, मैंने उन अनुभवों की विविधता पर विचार किया जो हमने साझा किए थे। विज्ञान, पौराणिकता, राजनीति और दर्शन के क्षेत्रों में यात्रा करते हुए हमने अपने और दुनिया के प्रति अपनी समझ को गहरा किया था। यह यात्रा हमें न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी देती है।